आनंद रंजन अर्बन बैंक में क्लर्क थे। उनकी आमदनी ठीक ठाक ही थी। घर में सुगढ़ पत्नी के अलावा 2 बेटियां और 1 बेटा, बस इतना सा ही परिवार था आनंद रंजन का। गांव में अम्मा बाबूजी बड़े भाई के साथ रहते थे, इसलिए उनकी तरफ की जिम्मेदारियों से आनंद मुक्त थे। हाँ, पर गांव में हर महीने पैसे जरूर भेज दिया करते थे। वैसे तो आनंद रंजन का किसी के साथ कोई मन मुटाव नहीं था। सबके साथ उनका मृदुल स्वभाव उन्हें लोगों के बीच लोकप्रिय बनाए रखता था। चाहे बैंक का काम हो या सामाजिक काम, सब में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। साथ ही साथ अपने परिवार को आनंद रंजन पूरा समय भी देते थे। जहां हमारे देश में एक लड़के को ही वंश चलाने के लिए जरूरी माना जाता है और लड़कियों के बजाय लोग लड़कों को वरीयता देते हैं, वहीं आनंद की दोनों बेटियां, बड़ी बेटी निहारिका और छोटी बेटी रिया उनकी आंखों का तारा थी। बड़ी बेटी सीधी सादी और छोटी बेटी रिया थोड़ी चंचल थी। आनंद रंजन बेटे और बेटियों दोनों को समान रूप से ही प्यार करते थे और यही वजह है कि जब बड़ी बेटी को इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ जाने की बात आई तो आनंद रंजन शहर से बेटी को लखनऊ भेजने के लिए मान गए थे और लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए खुद वे अपनी बेटी निहारिका के साथ कई बार लखनऊ आए गए। निहारिका को लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल गया था और उसके रहने का इंतजाम भी आनंद रंजन ने एक पेइंग गेस्ट के तौर पर करा दिया था। एक छोटे से कस्बे से आई निहारिका एक बड़े शहर में आकर पढ़ाई कर रही थी। एक नए माहौल, एक नए शहर ने उसकी आंखों में और भी उत्साह भर दिया था। यूनिवर्सिटी में ऑटो रिक्शा लेकर पढ़ने जाना और वहां से आकर रूममेट्स के साथ में मिलना जुलना निहारिका के मन में एक नया आत्मविश्वास जगा रहा था। वैसे तो वो यूनिवर्सिटी में रैंकिंग पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ था, पर फिर भी सीनियर छात्र नए छात्राओं से चुहलबाजी करने से बाज नहीं आते थे। हाँ, तुम इधर आओ ना। अपनी क्लास के बाहर निकल कर जाते हुए निहारिका के कानों में एक भारी आवाज पड़ी। एक बार तो निहारिका ने कुछ ध्यान नहीं दिया, पर दोबारा वही आवाज उसे ही टारगेट करके आई तो निहारिका पलटी। उसने देखा कि क्लास के बाहर बरामदे में 5 से 6 लड़कों का एक ग्रुप खड़ा हुआ था। उसमें खड़ा एक दाढ़ी वाला लड़का उंगली से निहारिका को पास आने का इशारा कर रहा था। यह देख निहारिका ऊपर से नीचे तक कांप उठी थी। उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से पहले विद्यार्थियों की रैगिंग के बारे में खूब सुन रखा था। तो क्या ये लोग मेरी रैगिंग लेंगे? क्या कहेंगे मुझसे ये? मैं क्या कह पाऊंगी इनसे? मन में इसी तरह की बातें सोचते हुए निहारिका उन लड़कों के पास जा पहुंची। क्या नाम है तुम्हारा? जी निहारिका। हाँ तो इधर निहारो ना, इधर उधर कहाँ ताक रही हो? जरा हम भी तो जाने कि इस बार कैसे कैसे चेहरे आए हैं बीए प्रथम वर्ष में। दाढ़ी वाला लड़का बोला। हलक तक सूखी गई थी निहारिका की। उन लड़कों की चुपती नजरें निहारिका के पूरे बदन पर घूम रही थी। अपनी किताबों को अपने सीने से और कसकर चिपटा लिया था निहारिका ने। अरे तनिक ऊपर भी देखो ना, नीचे नीचे ही नजरें गड़ाए रहोगी तो गर्दन में दर्द हो जाएगा। उस ग्रुप में से दूसरा लड़का बोला। निहारिका पत्थर हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन लड़कों को क्या जवाब दे। निश्चिंत रूप से इन लड़कों को पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। ये तो शोहदे थे जो नई लड़कियों को छेड़ने का काम करते थे। और क्या बात है, क्यों छेड़ रहे हो इस अकेली लड़की को भैया? एक आवाज ने उन लड़कों को डिस्टर्ब किया और वे सारे लड़के वास्तव में डिस्टर्ब तो हो ही गए थे, क्योंकि राजवीर सिंह अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा था और उस अकेली लड़की की रैगिंग होता देख उसे बचाने की नीयत से वहां आया था। और तुम जा सकती हो यहाँ से, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। राजवीर की कड़क आवाज निहारिका के कानों से टकराई थी। निहारिका ने सिर घुमाकर देखा तो एक लड़का, जिसकी आंखें इस समय उन लड़कों को घूर रही थी। निहारिका तुरंत ही वहां से लंबे कदमों से आगे चल दी थी। जाते जाते उसके कानों में उस लड़के की आवाज पड़ी थी जो उन शोहदों से कह रहा था, खबरदार, किसी फ्रेशर को छेड़ा तो ठीक नहीं होगा। ये कल्चर हमारे लिए सही नहीं है।
निहारिका मन ही मन उस अचानक से मदद के लिए आए लड़के का धन्यवाद कर रही थी और ये भी सोच रही थी कि कितनी मूर्ख है वो, जो उस लड़के को थैंक्स भी नहीं कह पाई। चलो कोई बात नहीं, दोबारा मिलने पर जरूर कह देगी। उसको थैंक्स कहने का मौका अगले ही दिन मिल गया। जब निहारिका क्लास खत्म करके निकल रही थी, तब वही आवाज उसके कानों से टकराई। अरे मैडम, आज किसी ने आपको छेड़ा तो नहीं ना? देखा तो कल मदद करने वाला लड़का ही अपने दोनों हाथों को नमस्ते की शक्ल में जोड़कर खड़ा हुआ था और निहारिका की आंखों में देखकर मुस्कुराया जा रहा था। जी नहीं, पर कल जो आपने मेरी मदद की उसका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, आगे से अगर आपको कोई भी मदद चाहिए हो तो आप मुझे तुरंत ही याद कर सकती हैं। ये मेरा कार्ड है, इस पर मेरा फोन नंबर भी है। एक सुनहरा कार्ड आगे बढ़ाते हुए उस लड़के ने कहा था। कार्ड पर नजर डालते हुए निहारिका ने देखा, राजवीर सिंह बीए तृतीय वर्ष। राजवीर एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखता था और उसने एडमिशन तो विश्वविद्यालय में ले रखा था, पर उसका उद्देश्य प्रदेश की राजनीति तक पहुंचने का था और इसलिए पढ़ाई के साथ ही उसने छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। निहारिका इतना तो समझ गई थी कि पढ़ाई संबंधी कामों में ये लड़का भले काम न आए, पर विश्वविद्यालय में एक पहचान बनाने के लिए इसका साथ अगर मिल जाए तो कोई बुराई भी नहीं है। तय समय पर विश्वविद्यालय में चुनाव हुए, जिसमें राजवीर सिंह की भारी मतों से जीत हुई और अब वो कैंपस में जमकर नेतागिरी करने लगा। पर राजवीर सिंह के अंदर नेता के साथ साथ एक युवा का दिल भी धड़कता था और इस युवा दिल को निहारिका पहले ही नजर में अच्छी लग गई थी। निहारिका जैसी सीधी सादी और प्रतिभाशाली लड़की जैसी ही जीवन संगिनी की कल्पना की थी राजवीर ने, और इसीलिए वो मौका देखते ही निहारिका के आगे पीछे डोलता रहता। अब निहारिका को ऑटो रिक्शा की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी निहारिका के पास खड़ी कर उसे घर तक छोड़ने का आग्रह करता और निहारिका उसका विनम्र आग्रह टाल नहीं पाती। दोनों में नजदीकियां बढ़ गई थी। राजवीर सिंह का रुतबा विश्वविद्यालय में काफी बढ़ चुका था और निहारिका को भी ये अच्छा लगने लगा था कि एक लड़का जो संपन्न भी है, सुंदर भी है और विश्वविद्यालय में उसकी अच्छी खासी धाक भी है, वो खुद उसके आगे पीछे रहता है। थोड़ा समय और बीता तो राजवीर ने निहारिका से अपने मन की बात कह डाली। देखो निहारिका, अब तक तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी हो, मेरे घर वालों से भी तुम मिल चुकी हो, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, यहाँ तक कि मेरी पसंद नापसंद को भी तुम बखूबी जानती हो। और आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इनकार नहीं कर पाओगी। बदले में निहारिका सिर्फ मुस्कुराकर रह गई थी। और हाँ, तुम अपने मम्मी पापा की चिंता मत करो, मैं उनसे भी बात कर लूंगा। इतना कहकर राजवीर सिंह ने निहारिका के होठों को चूमने की कोशिश की, पर निहारिका ने हर बार की तरह इस बार भी ये कहकर टाल दिया कि ये सब शादी से पहले करना अच्छा नहीं लगता। राजवीर सिंह ने खुद ही निहारिका के घर वालों से बात की। वो एक पैसे वाले घर से ताल्लुक रखता था, जबकि निहारिका एक सामान्य घर से। निहारिका के मम्मी पापा को भला इतने अच्छे रिश्ते से क्या आपत्ति होती, और इससे पहले भी वे निहारिका के मुंह से कई बार राजवीर के लिए तारीफ सुन चुके थे। ऐसे में उन्हें रिश्तों को ना कहने की कोई वजह नहीं मिली। ग्रेजुएशन करते ही निहारिका की शादी राजवीर सिंह से तय हो गई और शादी ऐसे आलीशान ढंग से हुई जिसकी चर्चा लोग महीनों तक करते रहे। इलाके के लोगों ने इतनी शानदार दावत कभी नहीं खाई थी। बारात में ऊंट, घोड़े और हाथी तक आए थे। शादी के बाद निहारिका के सपनों को पंख लग गए थे। इतना अच्छा घर, सास ससुर और इतना अच्छा पति मिलेगा, इसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। राजवीर, जा बहू को मंदिर ले जा और कहीं घुमा भी ले आना, राजवीर को आवाज लगाते हुए उसकी माँ ने कहा। राजवीर और निहारिका साथ घूमते फिरते और अपने जीवन के मजे ले रहे थे। रात में भी दोनों एक दूसरे की बाहों में सोए रहते। सेक्स के मामलों में राजवीर किसी भूखे भेड़िए की तरह हो जाता था। निहारिका ने सोचा कि अभी नई नई शादी है,
इसीलिए अधिक उत्साह है। थोड़ा समय बीतेगा तो वो मेरी भावनाओं को भी समझेगा। पर बेचारी निहारिका को क्या पता था कि ऐसा कभी नहीं होने वाला था। शादी के 5 महीने बीत चुके थे। निहारिका की छोटी बहन रिया अपने पापा आनंद रंजन के साथ निहारिका से मिलने आई थी। पापा आनंद रंजन तो अपनी बेटी निहारिका से मिलकर चले गए, पर रिया निहारिका के पास ही रुक गई थी। राजवीर सिंह ने निहारिका के पापा आनंद रंजन को बताया कि वे सब आगरा जाने का प्लान बना रहे हैं और इसमें रिया भी साथ रहेगी तो निहारिका को भी अच्छा लगेगा। निहारिका के पापा आनंद रंजन को कोई आपत्ति नहीं हुई। रिया के आने के बाद तो राजवीर के चेहरे पर चमक और भी बढ़ गई थी। बढ़ती भी क्यों नहीं, दोनों का रिश्ता ही कुछ ऐसा था। अब तो दोनों में खूब चुहलबाजियां होती। अपने जीजा को छेड़ने का कोई भी मौका रिया अपने हाथ से जाने नहीं देती थी। वैसे भी रिया को हमेशा से ही लड़कों के साथ उठना बैठना खाना पीना अच्छा लगता था और अब जीजा के रूप में उसे ये सब करने के लिए एक अच्छा साथी मिल गया था। एक रात की बात है, जब खाने के बाद रिया अपने कमरे में सोने के लिए चली गई तो उसे याद आया कि उसके मोबाइल का पावर बैंक तो जीजा जी के कमरे में ही रह गया है। अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी, इसलिए वो अपना पावर बैंक लेने जीजा जी के कमरे के पास गई और दरवाजे के पास आकर अचानक ही ठिठक गई। दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था और अंदर का नजारा देख रिया रोमांचित हुए बिना ना रह सकी। कमरे में जीजा जी निहारिका के आंचलों का पान कर रहे थे और निहारिका भी हल्के फुल्के प्रतिरोध के बाद उनका साथ दे रही थी और उनके हाथ जीजा जी के सिर के बालों में घूम रहे थे। किसी जोड़े को इस तरह प्रेमावस्था में लिप्त देखना रिया के लिए पहला अवसर था। युवावस्था में कदम रख चुकी रिया भी उत्तेजित हो चुकी थी और ऐसा नजारा उसे अच्छा भी लग रहा था और मन में देख लिए जाने का डर भी था, इसलिए वो तुरंत ही अपने कमरे में लौट आई। कमरे में आकर रिया ने सोने की बहुत कोशिश की, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बार बार करवट बदलती थी, पर उसकी आंखों में दीदी और जीजा जी का आलिंगनबद्ध नजारा याद आ रहा था। मन ही मन वो अपनी शादी के लिए राजवीर सिंह जैसे कटीले बदन वाले बांके के ख्वाब देखने लगी। किसी तरह सुबह हुई तो सबसे पहले जीजा जी उसके कमरे में आए और चहकते हुए बोले, हैप्पी बर्थडे रिया। अरे जीजा जी, आपको मेरा बर्थडे कैसे पता? जरूर निहारिका दीदी ने बताया होगा। अरे नहीं भाई, तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की का बर्थडे हम कैसे भूल सकते हैं। राजवीर की आंखों में शरारत तैर रही थी। तो आपने मुझसे पहले ही बाजी मार ली। रिया को हैप्पी बर्थडे विश करके निहारिका ने कहा, हाँ भाई, क्यों नहीं, तुमसे ज्यादा हक है मेरा, आखिर जीजा हूँ मैं इसका। कमरे में एक साथ तीनों के हंसने की आवाज गूंजने लगी। शाम को एक बड़े होटल में केक काटकर रिया का जन्मदिन मनाया गया। बहुत बड़ी पार्टी दी थी राजवीर ने और राजनीतिक पार्टी के कई बड़े नेताओं को भी इसी बहाने पार्टी में बुलाया था। रिया आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। कई बार रिया को राजवीर सिंह के साथ खड़ा देख लोगों ने उसे ही मिसेज राजवीर समझ लिया और जब जब कोई रिया को मिसेज राजवीर कहकर संबोधित करता तो एक शर्म की लाली उसके चेहरे पर दौड़ जाती। राजवीर सिंह की शानो शौकत देखकर रिया सोचती कि निहारिका कितनी खुशकिस्मत है जो इसे बड़ा और अमीर परिवार मिला। उसके मन में भी कहीं ना कहीं राजवीर सिंह जैसा पति पाने की उम्मीद जग गई थी। ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। राजवीर सिंह ने एक सुनहरा पैकेट रिया की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये क्या लैपटॉप? अरे वाह जीजू, मुझे लैपटॉप की सख्त जरूरत थी। आप सच में बहुत अच्छे हो। रिया खुशी से चहक उठी। राजवीर को पता था कि रिया को अपनी पढ़ाई के लिए एक लैपटॉप चाहिए था, इसलिए आज उसके जन्मदिन पर उसे गिफ्ट देकर खुश कर दिया था। रात को अपने कमरे में जाकर लैपटॉप ऑन करके रिया गेम्स खेलने लगी। कुछ देर बाद उसकी नजर लैपटॉप में पड़ी एक निहारिका नाम की फाइल पर पड़ी।
तो उत्सुकतावश रिया ने उसे खोला। वो एक ब्लू फिल्म थी जो अब लैपटॉप की स्क्रीन पर प्ले हो रही थी। पहले तो रिया को कुछ हैरानी हुई कि नए लैपटॉप में ये ब्लू फिल्म कैसे आई, पर युवा होने के नाते उसकी रुचि उस फिल्म में बढ़ती गई और फिल्म में आते जाते दृश्यों को देखकर वो भी उत्तेजित होने लगी। यही वो समय था जब कोई उसके कमरे में आया और अपना हाथ रिया के सीने पर फिराने लगा था। रिया ने चौंक कर लैपटॉप बंद कर दिया और पीछे घूमकर देखा तो वो राजवीर था। जीजा जी, वो लैपटॉप ऑन करते ही फिल्म, अरे कोई बात नहीं, तुम खूबसूरत हो, जवान हो, तुम नहीं देखोगी तो कौन देखेगा। वैसे तुमने उस दिन मुझे और निहारिका को भी एक दूसरे को किस करते हुए देख लिया था। राजवीर ने इतना कह रिया को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया और उसने नरम होठों को चूमने लगा। जीजा जी को ऐसा करते रिया कोई विरोध न कर सकी थी, जैसे उसे भी राजवीर की इन बाहों में आने का इंतजार था। राजवीर रिया की खूबसूरती का दीवाना हो चुका था तो रिया भी उसके पैसे और शानो शौकत पर फिदा थी। दोनों की सांसों की गर्मी से कमरा दहक उठा था। राजवीर ने रिया के कपड़े उतारने शुरू कर दिए। रिया थोड़ा शर्माई सकुचाई, पर सेक्स का नशा उस पर भी हावी हो रहा था। दोनों ही एक दूसरे में समा गए और उस सुख को पाने के लिए यात्रा शुरू कर दी, जिसे लोग जन्नत का सुख भी कहते हैं। उस दिन जीजा साली दोनों के बीच का रिश्ता तार तार क्या हुआ, फिर तो दोनों के बीच की सारी दीवारें ही गिर गई। राजवीर का काफी समय घर में ही बीतता। जरूरी काम से भी वो बाहर जाने में कतराता था। घर पर जब भी मौका मिलता तो वो रिया को छूने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। और तो और दोनों सेक्स करने में भी कभी नहीं चूकते थे। एक दोपहर जब निहारिका कुछ रसोई के काम निपटा रही थी, तभी राजवीर रिया के कमरे में घुस गया और रिया को बाहों में दबोच लिया। दोनों एक दूसरे में डूबकर सेक्स का मजा लूटने लगे। अभी दोनों अदबीश में ही थे कि कमरे खुले के दरवाजे से निहारिका अंदर आ गई। अंदर का नजारा देख उसके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई। दोनों को नंगा एक दूसरे में लिप्त देख पागल होने लगी थी निहारिका। राजवीर, ये क्या कर रहे हो मेरी बहन के साथ? जब मेरा पेट तुमसे नहीं भरा तो मेरी बहन पर मुंह मारने लगे। माना कि मैं तुम्हारी सारी मांगे पूरी नहीं कर पाती थी, पर तुम्हें कुछ तो अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए था। और तुम रिया, बहन ही बहन की दुश्मन बन गई। तुमसे अपनी जवानी नहीं संभाली जा रही थी तो मुझे बता दिया होता। मैं मम्मी पापा से कहकर तुम्हारी शादी करा देती। पर ये क्या, तुम्हें मेरा ही आदमी मिला था अपना मुंह काला करने के लिए? मैं अभी जा रही हूँ, ये बात पापा को बताती हूँ। कमरे के बाहर जाते हुए निहारिका फुकार रही थी। राजवीर ने सोचा कि आज तो निहारिका पापा को ये बात बता ही देगी। अपने ही पिता की नजरों में वो गिर जाएगा। मैं कहता हूँ रुक जाओ निहारिका, रुक जाओ, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। और अगले ही पल निहारिका के मुंह से एक चीख निकली और उसकी लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। अपनी जेब में राजवीर हमेशा ही एक रिवॉल्वर रखता था, पर किसे पता था कि वो उसे अपनी ही प्रेमिका और नई नवेली दुल्हन को जान से मारने के लिए इस्तेमाल कर देगा। यह देख रिया सकते में थी। अभी वो पूरे कपड़े भी नहीं पहन पाई थी कि गोली की आवाज सुनते ही पापा मम्मी ऊपर कमरे में आ गए। अंदर का नजारा देख सभी के चेहरे पर कई सवालिया निशान थे और ऊपर से रिया का इस अवस्था में होना उनकी हैरानी को और भी बढ़ाता जा रहा था। क्या हुआ, बहू को क्यों मार दिया? माँ बुदबुदाई। पर क्यों राजवीर? नहीं माँ, मैंने नहीं मारा उसे, बल्कि उसने आत्महत्या कर ली है। राजवीर ने निहारिका के हाथ के पास पड़े रिवॉल्वर की तरफ इशारा करते हुए कहा और इस हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। ये देखकर सभी चुप थे। राजवीर, रिया और अब उसके मम्मी पापा पर अब तक बिना कहे ही कुछ कहानी उनकी समझ में आने लगी थी। निहारिका के मम्मी पापा को खबर की गई। अगले ही पल निहारिका के मम्मी पापा भी रोते हुए आए, पर ये बताने का साहस किसी में नहीं हुआ कि निहारिका को किसने मारा है। आनंद रंजन ने रोते हुए कहा, अच्छी खासी तो थी जब मैं मिलकर गया था उससे, अचानक से क्या हो गया और भला वो आत्महत्या क्यों करेगी? बोलो दामाद जी, बोलो रिया, तुम तो उसके साथ थी, वो अपने को क्यों मारेगी? आनंद रंजन बदहवास थे।
किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वे पुलिस को बुलाना चाहते थे और मामले की जांच कराना चाहते थे। उनकी मंशा समझ राजवीर ने खुद ही पुलिस को फोन किया। आनंद रंजन को समझाते हुए राजवीर ने कहा, देखिए, जो होना था सो हो गया। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी तह में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको यही लगता है कि हम निहारिका की हत्या के दोषी हैं, तो बेशक हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराइए और हमको जेल भेज दीजिए। पर आपको बता दें कि अगर हम जेल चले भी गए तो जेल में अंदर भी वैसे ही रहेंगे जैसे हम यहाँ रहते हैं। और अगर आप जेल नहीं भेजे हमको तो आपकी छोटी बेटी की जिंदगी भी संवार देंगे। अगर हमारी बात का भरोसा ना हो तो पूछ लीजिए अपनी बेटी रिया से। इतना सुनने के बाद आनंद रंजन के चेहरे पर कई तरह के भाव आए गए। एक बार भरी आंखों से उन्होंने रिया की तरफ सवाल किया, पर रिया खामोश रही, मानो उसकी खामोशी राजवीर की हाँ में हाँ मिला रही थी। आनंद रंजन ने दुनिया देखी थी, वे बहुत कुछ समझते और जो नहीं समझ पाए उसको समझने की जरूरत भी नहीं थी। पुलिस आई और राजवीर के पैसे और सुख के आगे इसे महज एक आत्महत्या का केस बनाकर रफा दफा कर दिया गया। किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि सभी राजवीर के जलवे को जानते थे। पर हाँ, आनंद रंजन के नाते रिश्तेदारों और राजवीर के पड़ोसियों को जबरदस्त हैरानी तब जरूर हुई जब 1 साल बाद ही आनंद रंजन ने रिया की शादी राजवीर से कर दी। निहारिका के बेडरूम पर अब रिया का अधिकार था और राजवीर की गाड़ी में रिया घूमती थी। इस तरह एक बहन ने दूसरी बहन के ही सुहाग को छीन लिया था। ये अलग बात थी कि जानते बूझते हुए भी अपनी बेटी को इंसाफ न दिला पाने का गम आनंद रंजन सहन न कर पाए और रिया की शादी राजवीर के साथ कर देने के कुछ दिनों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। रिया अब भी राजवीर के साथ ऐश कर रही थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।